अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। नाज़रीन, एक कौमी सवाल जिसका जवाब हर कोई जल्द अज जल्द चाहता था कि आखिर मुल्क में आम इंतखाबात कब होंगे। अब इस बेचैनी को कुछ हद तक कम कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने यह ऐलान कर दिया है कि इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे। ताहम हतमी तारीख अभी भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं बताई गई है। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर 2023 को शाया कर दी जाएगी और एतराज़ात और तजावीज़ के बाद जो है वो 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त दे दी जाएगी। इस ऐलान के बाद सियासी जमातों की जानिब से कुछ मिला जुला रद्द अमल ही सामने आ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या आईनी एतबार से इलेक्शन कमीशन का ये फैसला दुरुस्त है, क्योंकि PTI ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया है। और सवाल ये भी है कि क्या पीपल्स पार्टी का इलेक्शन मुकर्ररा मुद्दत में कराने का ख्वाब पूरा हो गया है। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी भी हो रही है। हमने ये भी देखा कि सिर्फ 2 दिन ही शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में क़याम किया, दोबारा उनको बुला लिया गया लंदन। वो और मरियम नवाज दोबारा नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन रवाना हो गए हैं। अब नून लीग क्या चाहती है, इलेक्शन कब हो और क्या मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन का इनेकाद जो है वो नून लीग का ख्वाब है या नहीं है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके अलावा बहाल करप्शन केसेस के फैसले के बाद नैब ने हसास इदारों के अफसरान से खिदमात लेने का फैसला कर लिया है। मुल्क भर की अदालतों को नैब रेफरेंसेस भेजने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। बड़े बड़े नाम हैं जिनके रेफरेंसेस जो हैं वो एहतसाब अदालत पहुंच गए हैं। अब ये देखना होगा कि बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी बड़े बड़े नामों के खिलाफ या फिर हुक्म इम्तना आ जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह है कि निगरां हुकूमत ने सरकारी सतह पर चलाए जाने वाले इदारों से मुतालिक पॉलिसी पर नजरसानी का फैसला कर लिया है। निगरां वजीर खजाना ने बताया कि हुकूमती मलकियती इदारों में जो चलने वाले इदारे हैं वो तकरीबन 500 अरब तक उनका नुकसान पहुंच चुका है और ये हुकूमती इदारे खिदमात फराहम करने में नाकाम रहे हैं और जो भी इसकी कारकर्दगी है उसका जायज़ा लेने के लिए एक कमेटी भी कायम की जा रही है जो कि इन तमाम मामलात का जायज़ा लेगी जो नुकसानात हो रहे हैं। इसके हवाले से जो मुशावरत है वो की जाएगी और कोई मुनासिब लाहे अमल भी तैयार किया जाएगा। इसके अलावा आखिर हुकूमतों की पॉलिसियाँ इदारों के लिए नुकसानदेह साबित क्यों हो रही हैं, ये बड़ा एक अहम सवाल है क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान है जिसका बताया गया है निगरान हुकूमत की जानिब से। तकरीबन 500 अरब तक ये हुकूमती इदारे जो हैं वो नुकसान दे रहे हैं। मौजूदा निगरान हुकूमत क्या आवाम को मुश्किलात से निजात दिला पाएगी, ये भी बड़ा एक अहम सवाल है। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफीक हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर मुनव्वर भट्ट और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फारान साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। काशिफ, बड़ा एक अहम सवाल था कि आखिर इंतखाब कब होंगे। अब ये तो खैर वाजे होगा गया 90 दिन में तो होने वाले नहीं है, जनवरी के आखिरी हफ्ते में करा दिए जाएंगे। क्या आईनी एतबार से इलेक्शन कमीशन का यह फैसला दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, मैं तो पहले दिन से इस बात की के ऊपर कन्विंस हूँ मुताबिक 90 दिन में ही इलेक्शन होना मकसूद है और आइन की ये डिमांड है। ये मेरी या किसी भी सियासी जमात की किसी की ख्वाहिश नहीं है। वो कि इसमें सिर्फ अभाव उस वक्त पैदा हुआ कि जिस वक्त CCI का फैसला सामने आया, मरदमशुमारी जो है वो शाया करने का फैसला सामने आया और उसके बाद हल्का बंदियों का मामला सामने आया तो एक कुशन मिल गया कानूनी तौर पे कि 90 दिन से आगे इलेक्शन जा सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी इस बात पे कन्विंस हूं कि इस सारे फैसले CCI के फैसले के बावजूद 90 दिन से आगे इलेक्शन जाने की कोई मंतक, कोई आईनी और कानूनी कवर नहीं है। अब इस सारे मामले के ऊपर आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक तहरीर लिखी, एक खत लिखा जिसमें उन्होंने याद दहानी कराई कि 90 दिन 6 नवंबर को पूरे हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को ये आगाह होना चाहिए कि 90 दिन का ही टाइम पीरियड है और वो अपना तय करे कि इलेक्शन कब कराने हैं। उसके बाद पीपल्स पार्टी का बड़ा शद्दोमत से मुतालबा रहा और उन्होंने उसके हवाले जी काशिफ। से बड़ी पब्लिक भी की और गुफ्तगू भी की बिलावल भुट्टो साहब ने कि इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया कि इलेक्शन कमीशन बताया कि इलेक्शन कब करवाने हैं। शायद उनके ज़हन में यह अभाम था कि इलेक्शन फरवरी में भी जाके ना हो। लेकिन अब तय ये हो गया कि इलेक्शन कमीशन कहता है जनवरी के आखिर में वो करवाने का इरादा रखते हैं या करवा सकते हैं। इस सूरत हाल के बाद
ये बात वाज़ेह हो गई कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहा। हम्म। इस बात ने तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल को तकवीत दी कि आइन की वायलेशन होने जा रही है और आइन के जो हदूद है 90 दिन की, उसके अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे। अब एक ही रास्ता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशनें मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुने और उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई फाइंडिंग दे और वो सुप्रीम कोर्ट इसको को कानूनी कवर दे, ताकि ये जो 90 दिन के बाद का पीरियड है निगरान सेटअप के लिए, वो जो है आईनी और कानूनी तौर पे कवर किया जा सके और जो सूबों की हुकूमतें हैं, निगरान हुकूमतें, उनको भी आईनी और कानूनी तौर पे कवर किया जा सके। इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। आइन में किसी किस्म की कोई कवर नहीं है कि 90 दिन के बाद अगर इलेक्शन होना है तो इसको आईनी तौर पे कैसे कवर दिया जाएगा। बिल्कुल। आज की जो डेवलपमेंट हुई है इसमें पीपल्स पार्टी को समहाउ उसका जवाब मिल गया, लेकिन आइन को अभी जवाब मिलना बाकी है और आइन को जो 90 दिन का मामला है उस पर जवाब सुप्रीम कोर्ट के हेयरिंग के बाद ही मिल सकता है। मैं ये समझता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया तो फिर भी 90 दिन में 6 नवंबर तक इलेक्शन इसलिए नहीं हो सकते कि जब जो हल्का बंदियां हो या ना हो, 54 दिन का जो टाइम है वो दरकार होता है इलेक्शन के तमाम लवाजमात के लिए। वो शेड्यूल जब जारी होगा तो उसमें जो पब्लिक मोटिवेशन जो इनकी गैदरिंग है वो है इलेक्शन कैंपेन जिसे बोलते हैं, और उसके बाद कागजात नामजदगी और ये सारी चीजें, तो वो सही। 54 दिन भी 6 नवंबर को पूरे नहीं होते। तो ठीक इन है। एनी केस जो 90 दिन का पीरियड है वो तो जाएगा, लेकिन अब जो बाकी पीरियड है उसको कैसे आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, ये सवालिया निशान है। और इस मामले के ऊपर मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजरें होंगी। ठीक है। देखिए सुप्रीम कोर्ट इसके मामले में क्या करती है, और सुप्रीम कोर्ट इस केस को अर्ली हियरिंग के लिए फिक्स भी करती है, या जैसे काजी फाइजा साहब कोशिश कर रहे हैं कि जो केसेस पड़े हुए हैं उनको रोजाना की बुनियाद पर बड़ी बल्क तादाद में निकाल रहे हैं, या उनको अपनी टर्न के ऊपर अफसरा वो केसेस को सही। सुनते हैं और निकालते हैं। लेकिन कम अज कम इतना तो हुआ कि लोगों को ये यकीन हो गया कि इलेक्शन होने हैं और जनवरी में होने हैं। जनवरी का उनका इरादा है, जनवरी में नहीं होंगे तो फरवरी की शुरू में हो जाएंगे, लेकिन बहरहाल ये है कि ये तय हो गया कि इलेक्शन हम्म। 2024 में होंगे। और एक जुमला याद रखिए कि ये वो बात है जो राजा साहब ने, जो अपोजिशन लीडर थे राजा रियाज साहब, उन्होंने कहा था कि बैठ के कंसेंसस से तय हुआ कि इलेक्शन फरवरी में होना है। ये सही। बात उन्होंने कही थी। इसका मतलब ये है कि ये इंटेंशनली सारा काम किया गया सीसीआई का फैसले का ऊपर, हल्का बंदियों के ऊपर, ताकि इलेक्शन जो है वो 90 दिन में ना हो बल्कि जनवरी या फरवरी में जाके हो। सही। ठीक है। ठीक है। अच्छा मुनव्वर, आप हमें ये बताइएगा, क्या इलेक्शन कमीशन का जो ये ऐलान सामने आया है इसके बाद अभाम मुकम्मल तौर पर दूर हो गया है, या अभी हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा? मुझे तो ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को उनकी सालगिरह का तोहफा दिया है। आज बिलावल उनकी भुट्टो साहब सालगिरह। ने ये डिमांड की थी कि उनको इलेक्शन का डेट दी जाए। इलेक्शन कमीशन और कुछ नहीं कर सकता, तो डेट तो अनाउंस कर सकता। तो इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी कि जनवरी के 3rd वीक में जो है वो इलेक्शन जो है पॉसिबल है। तो ये वाला मामला है। बाकी ये काशिफ ने जो बात की थी कि ये इसमें सारी जमातें ही मिली हुई हैं, तो ये बात दुरुस्त की है। ये अगर ना मिली होती तो ये इससे पहले भी शोर शराबा शुरू हो जाता। अब ये इलेक्शन कमीशन ने इस मामले में अनाउंस करके चलो एक इबाहम दूर कर दिया, लेकिन मैं यहाँ पे रिकॉर्ड की दुरुस्तगी और अपने जो साथी हैं इनकी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए ये बात ज़रूर करूँगा कि ये आइन से वायलेशन जो हो रही है वो पिछले साल 2022 के मिड से हो रही है, जब ये अदम एतमाद की तहरीक जो कौमी असम्बली में पेश हुई थी, उसके ऊपर जो स्पीकर कौमी असम्बली ने जो जिस तरह की रूलिंग दी थी, कायम मुकाम डिप्टी स्पीकर साहब ने, स्पीकर साहब तो वो उठ के चले गए थे, डिप्टी स्पीकर साहब की जो रूलिंग थी और अदम एतमाद की तहरीक को जिस तरीके से उन्होंने वो मुस्तरद किया था, वो भी तहरीक का हिस्सा, वो भी कानून और आइन की खिलाफ वर्जी थी। और फिर जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब से इस्तीफ़ा लिया गया था और उनको घर भेजा गया था, वो भी तारीख का हिस्सा है। वो भी मेरा नहीं ख्याल के आइन और कानून की रवायात के मुताबिक कोई चीज़ उसमें होती है। और तीसरी बात, जो असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई और उनके इलेक्शन भी 90 दिन के अंदर ही होने थे, लेकिन वो 90 दिन जो है वो 365 दिन के करीब पहुँचते जा रहे हैं। और ये वाली बात कि यहाँ पे भी कानून और आइन पे अमल होना था, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बारे में मुफस्सल फैसला दे के तो घर जा चुके हैं चीफ साहब, लेकिन ये है कि उनका फैसला रिकॉर्ड पे मौजूद है जिस पे कोई अमल नहीं हुआ और ना ही उसके फैसले के खिलाफ कोई
रिव्यू के लिए पिटीशन फाइल हुई, तो इसका मतलब ये है कि 1 साल का अरसा पाकिस्तान में आइन और कानून के हवाले से वो मुअत्तली का ही रहा। बिल्कुल। तो बहरहाल ये अवाम के लिए ये एक अच्छी खबर ही है कि ये अब इलेक्शन की अनाउंसमेंट होगी, तो इससे मुझे ये लगता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ेगी और ये प्रेस छापे खाने भी चलेंगे और ट्रांसपोर्ट भी आएगी, देखेंगी पकेगी, दफातर भी खुलेंगे, स्टिकर भी बनेंगे, कंपेन भी होगी, लोग जो गरीब गुरबा और जो मुस्तहक किस्म के वोटर है उनकी खुशामद भी होगी, खुशनुदी भी लेंगे, उनके घरों में राशन भी पहुंचाया जाएगा। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो रिवाइव होने जाएगी, जिससे बहरहाल आम आदमी को कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। और नवाज शरीफ की वापसी जो है वो और पक्की हो जाएगी इस ऐलान के बाद। ठीक है इम्तियाज साहब, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? आईनी एतबार से क्या ये फैसला दुरुस्त है? और पीपल्स पार्टी के जैसे कि अभी मुनव्वर कहते हैं कि बिलावल भुट्टो को उनकी सालगिरह का तोहफा दिया गया है, खुश हो जाएंगे अब वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर आइनी तौर पर दुरुस्त नहीं है तो गलत भी नहीं है, क्योंकि हल्काबंदी होनी है, हल्काबंदी का पहले प्रोसेस चल रहा है और उसके बाद ही होना है जो कुछ भी होना है, क्योंकि वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, उसको भी आप वायलेट नहीं कर सकते, उसके ऊपर भी आपने अमल दरामद करना है। अगर वो नहीं होता तो हो सकता है हम ये बहस कर रहे होते कि इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की खुली और सूबों के दरमियान नफरतों को बढ़ा दिया। मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ होनी थी, रोक दी गई, आवाम में तशवीश पाई जाती, फिर हम ये बहस कर रहे होते, अक्सर ये बहस कर रहे होते। अब ये कर रहे हैं कि भाई हल्का बंदी क्यों? देखिए, पंजाब असम्बली की डेवोल्यूशन और ये इसमें बहुत फ़र्क है। वो जो फैसला आया वो आया था जब हमने यहीं इस पर बात की थी, हमने उस वक्त भी कहा था कि ये पंजाब असम्बली के हवाले से फैसला आया है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है जनरल इलेक्शन से। वो आया कि जनाब 90 दिन में होने चाहिए थे, लेकिन पंजाब असम्बली में क्लियर कट पोजीशन थी कि चीफ मिनिस्टर ने कहा, उस वक्त ये हुआ कि गवर्नर ने उसको डिसॉल्व नहीं किया। जब गवर्नर ने डिसॉल्व नहीं किया तो वो 60 डेज़ पे और फिर 90 डेज़ एक मुख्तलिफ इंटरप्रटेशन हुई कि चूँकि चीफ मिनिस्टर ने तोड़ी है असम्बली, इसलिए 90 डेज़ में होंगे। यहाँ पर एक इबाम आ गया कि हल्का बंदियाँ पहले होंगी या नहीं होंगी, तो उस वजह से मैं समझता हूँ अगर दुरुस्त ये कह रहा है कोई कि नहीं है तो गलत भी नहीं आया, अभी तक तो कोई ऐसे नहीं है। जहाँ तक चैलेंज का मामला है तो मुझे याद पड़ता है, कल भी ये बात की थी, शायद एक पिटीशन आई थिंक PTI की थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रेलेवेंट सर्किल में जाएं, रेलेवेंट अथॉरिटी से बात करें, उसके बाद आप आएँ एपलेट कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट एपलेट कोर्ट है, उसके अंदर आप देखेंगे क्या होगा। लेकिन एक इबाम दूर हुआ, ये बात सही है भट्ट साहब की, एक इबाम दूर हो गया कि जनाब एनी, और हम तो बार बार कह रहे हैं कि फरवरी से आगे नहीं जा सकते। अगर जमहूरियत है मुल्क में तो फरवरी से आगे जा ही नहीं सकते, बल्कि मिड फरवरी से आगे बहुत मुश्किल हो जाएंगे जाना। अब ये आ गया कि भाई जनवरी के आखिर में, वो भी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, मे बी के मिड में हो जाए, मे बी के क्या हो, क्योंकि 28 की सुन रहे हैं। हाँ, 28 की अगर है तो वो बाकायदा आ जाएगा, तो उसमें कोई इसमें बाकी एक्टिविटीज ज़ाहिर है कि शुरू हो जाएंगी। अब उसमें पॉलिटिकल, अब वो नवाज शरीफ की वापसी का है, वो बिल्कुल अगेन शहबाज शरीफ साहब, अब मरियम साहिबा भी गई हैं बार बार। अब आप ये प्रोग्राम से पहले भी आप एक बात पूछ रही थी, हम जो ऑफ कैमरा थे, कि भाई ये इस तरह क्यों बार बार बुलाए। देखिए, पॉलिटिकल एक गेम भी होते हैं, पॉलिटिशियन ये जो हम कहते हैं ना, CCI की मीटिंग में मंजूरी क्यों दे दी जी? भाई पॉलिटिशियन है। अगर मैं ये कहूँ या हम ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपनी रिटायरमेंट के दिन पे नेब का फैसला क्यों किया, फला फैसला क्यों किया, बिल्कुल ठीक, पहले भी कर सकते थे वो सही। अगर ये बात की जाए तो हर तरफ की जा सकती है ना। तो CCI पॉलिटिशियन को पता था, उन्होंने एक सारी सूरत हाल को एंगेज कर दिया। अगर आपस में कंसेंसस बनता, कोई सूरत हाल अच्छी होती तो मुमकिन है हल्का बंदी पे कोई कंसेंसस हो जाता। बिल्कुल, तो ये होता है पॉलिटिक्स। लेकिन बहरहाल एक अबहाम जो था वो दूर हो गया, कम से कम दूर हुआ और एक एक्टिविटी ज़ाहिर है कि अब बढ़ेंगी। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, साबिक चीफ जस्टिस का बड़ा फैसला, इस पर अमल दरामद शुरू हो गया है, बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं, केसेस दोबारा बहाल हो गए हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे, नैब ने हसास इदारों के अफसरान की खिदमात लेने का फैसला कर लिया है। मुल्क भर की एहतसाब अदालतों को नैब रेफरेंसेस वापस भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुनव्वर, हमें ये बताइएगा क्या हो सकता है, बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी या हुक्म इम्तना आ जाएगा और कुछ नहीं होगा?
देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो जमात इस टाइम पे ज़ेर अताब है, उनके अताब में इजाफा होगा। जो पिछली जमातें जो दूसरे कायदीन हैं, पीपल्स पार्टी के हैं या नून लीग के हैं, वो तो अपने अपने हिस्से की सजा काट चुके हैं और वो उनके बेशतर मुकदमात भी उनके पास जमानतें थी। अब वो मुस्तकिल जमानतों के साथ वो अदालतों में पेश हो रहे थे, फिर ये केस जो सरेंडर हो गए, तो उसकी वजह से ये लगता है जी कि उन्हें रिलीफ मिल सका। लेकिन जितनी भी समाअत हुई थी, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उसमें उनके खिलाफ जो जो इल्ज़ाम लगे थे वो चार्ज वो प्रूव करने की पोजीशन में नहीं था इस्तगासा। यही वजह है कि एहसन इकबाल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और शहबाज साहब और दूसरे वो लोग ये कह रहे थे कि हम अपने केसेस का दिफा करेंगे, अदालतों में पेश होंगे, लेकिन चूंकि कानून बन गया तो उसकी वजह से वो उनकी वो अदालत में हाजिरियां वो ख़त्म होगी। लेकिन वो आखिरी दम तक ये इस बात के ऊपर कन्विंस थे कि उन्हें इस कानून से कोई रिलीफ नहीं लेना, वो मेरिट के ऊपर अपने मुकदमात का फैसला चाहते हैं। तो ये वाला मामला जो साबिक हुक्मरान है उनके हवाले से तो ये, लेकिन जो कानून में तब्दीली हुई और जो जिस तरह की नई नई करप्शन सामने आ रही, तो इसका सामना जो है वो बिल्कुल ऐसी क़यादत को होगा जो पहले तो किसी के कंधे पे चढ़ के आई थी, लेकिन बाद में उन्हीं के खिलाफ हुई और अब वो अपनी करप्शन का जो है वो जो भुगतान है वो करवाएंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना वो पीटीआई की लीडरशिप को ही होगा, जो कि इस टाइम पे ऑलरेडी मुख्तलिफ मुकदमात में या तो गिरफ्तार है या जेलों में या भागे हुए हैं। तो ये वाला इसमें मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ होगी। अगर कोई दोस्त मुश्किल में आए तो वो फरहान साहब होंगे कि उन्हें 3-4 केसेस ऐसे हैं जिसमें बिलियंस ऑफ रुपीज़ की ट्रांसफ़र हुई थी और साबिक सदर साहब जो है उनके दोस्त, उनको नैब ने बुलाया था और वो फिर दोबारा बुलाए जाएंगे। देखें वो अभी वो दुबई में रहते हैं या फिर पाकिस्तान में रह के अपने फैसला करवाएंगे। वो तो प्ली बार्गेन तक वो चले गए थे लोग, लेकिन अब देखें ये अब दोबारा नैब समन करती है तो वो क्या रिएक्ट करते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस बार भी सबसे ज़्यादा जो चक्की जो है वो उसमें पीटीआई पिसेगी। ठीक है, इस पर ज़रा इम्तियाज़ साहब का मौक़िफ़ ले लेते हैं। इम्तियाज़ साहब, साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, फिर वज़राए आज़म 6, इसके अलावा और दीगर बड़े बड़े नाम शामिल हैं। मुश्किलात में इजाफा देख रहे हैं या कुछ भी नहीं, जो भट्ट साहब सही कह रहे हैं, जितनी मुश्किलात थी गुजार दी उन्होंने। 1.5 2 साल सब जेल में रहकर आए हैं, चाहे आसिफ जरदारी हो, खुर्शीद शाह हो, शाहिद खाकान अब्बासी तो मुसलसल हम देखते थे, मुस्तफ़ा कमाल को मुसलसल देखते थे, सारे के सारे, फरियाल तालपुर साहिबा, ये सारे अपनी टाइम काट के आए, मरीम नवाज़ भी, उसमें कोई नहीं। इनकी फील्डिंग सेट थी, जहाँ पर जो एविडेंसेस इनकी तरफ से थे वो सारे सामने थे और जो उसने नेप ने करने थे वो उसमें वो कभी जज छुट्टी पे हो जाता है, कभी प्रोसिक्यूटर नहीं आता, कभी कोई नहीं आता। ये मैं तो समझता हूँ कि नेब ने जो पाकिस्तान की इकनॉमी को, पाकिस्तान के सिस्टम को जितना नुकसान नेब ने पहुँचाया, कोई देखे पीटीआई की गवर्नमेंट में एक अरसे तक कोई काम करने को तैयार नहीं था ब्यूरोक्रेट। वो कहते थे जनाब हम काम ही नहीं करेंगे, हम काम करेंगे नेब हमारे खिलाफ केस बना देगी। अभी भी वही सिचुएशन हो जाएगी, वही सारी सूरत हाल हो जाएगी। तहफ़्फ़ुज़ आते हैं, नेब आपके पास एंटी करप्शन मौजूद है, FIA, FBI मुताल्लिका इदारे मौजूद हैं, आप उनके ज़रिए करवाएं। आप सारे अगर किसी मिसाल के तौर पे फ़ौजी अफसर के ख़िलाफ़ कोई बात होती है तो बोलते हैं हमारा इदारा है, हमारी अकाउंटेबिलिटी का अपना इदारा है। जुडिशरी का मामला आता है, जुडिशरी कहती है हमारा अपना इदारा है। ब्यूरोक्रेसी भी किसी हद तक कहती है कि डिपार्टमेंटल हम काम करेंगे। ले दे के आप ये घुमाना चाहते हैं सिर्फ सियासतदान को, तो उसको पार्लियामेंट पर छोड़ें। पार्लियामेंट की जो एक अकाउंटेबिलिटी कमेटी होती है वो उसको देखे, सारी सूरत हाल को आगे चले, उन पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते? तो नेब का इदारा ही ख़त्म होना चाहिए। जैसे ही मौका मिले उसकी लेजिस्लेशन होनी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी, ज़ाहिर है कि ये तो एक आइनी तौर पे फॉर्म किया गया था इदारा, जब पहले तो ऑर्डिनेंस के ज़रिए आया था ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, फिर उसके बाद इसको बाकायदा इदारा बना दिया गया था। तो ये पहले दिन से, जब सैफुर रहमान थे ना, उन्होंने सबसे पहले आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ मुकदमात उन्होंने शुरू किए थे, जो कि इनके समधी भी हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के, तो उनको एहतसाबुर रहमान कहा जाता था। और बाद में क्या हुआ, उन्होंने आसिफ जरदारी के कदमों में गिर के माफ़ी भी मांगी, जिसके एविडेंसेस मौजूद है।
जो इदारा बना ही बदनीयती के साथ हो तो वो इदारा ख़त्म होना चाहिए। अब ये केस बहाल हो जाएं, जैसे आपने कहा कि जनाब हसास इदारों की खिदमत लेने का फैसला, हसास इदारे अटैच है, हसास इदारे सारी ये जो जायदादें होती हैं ना कि भाई इसकी फ़लाँ जगह जायदाद, फ़लाँ जगह जायदाद, फ़लाँ, और नेब कोई वो पामेस थोड़ी है या कोई उसको आंखें बंद करके थोड़ी नजर आता है। वो यही इदारे होते हैं हमारे, इन इदारों के जरिए वो कंफर्म करते हैं हाँ ये जगह किसकी है, ये क्या है, उसके एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं। वो तो ऑलरेडी हसास इदारे राब्ते में रहते हैं, ना सिर्फ नेब के बल्कि दीगर इदारे भी हैं उनके अंदर भी, उनको भी लुक आफ्टर करते हैं, देखते हैं सारी चीज़ें उसके अंदर। तो एक काम है हो जाए। लेकिन एक सवाल हमारे सामने ये भी मौजूद है, इफ्तिखार चौधरी साहब ने NRO केस बाकायदा चलाया था, काजी हुसैन अहमद और मेरे ख्याल है कि काजी हुसैन साहब की थी और किसी और की भी पिटिशन थी, उसके ऊपर NRO या उसमें साबिक वज़ीर आज़म भी थे, NRO ख़त्म कर दिया गया था। अब ये बताएं उस NRO से भी मुकदमात वापस हुए थे, हज़ारों की तादाद में ख़त्म हुए थे, हज़ारों की तादाद में वापस हुए थे। मेरे नॉलेज में नहीं है कि उस NRO के तहत जो ख़त्म किए गए थे मुकदमात वो दोबारा बहाल किस सूरत हाल में हुए थे, उनका अंजाम क्या हुआ था उन केसेस का वापसी का, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, अच्छा काशिफ, आप क्या देख रहे हैं, ये जो बहाल करप्शन केसेस हैं कोई बड़ी परेशानी का बाइस बन सकते हैं? परेशानी तो सबके लिए है, फर्क सिर्फ ये है कि तख्त लाहौर कहता है कि जरदारी साहब परेशानी में है, जरदारी साहब के काबरीन कहते हैं कि हम तो पहले जेलों के आदी, हमें कोई मसला नहीं है, और तहरीक इंसाफ वालों के लिए मसला है। देखिए मसला तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI फेस में सबके लिए होगा। अगर एहतसाब होगा, फ्री एंड फेयर होगा, सबके लिए होगा, होता हुआ नजर आएगा, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगी, तो हर किसी को यकीन होगा। और अगर एहतसाब सिर्फ आम क्रिश्चियन के लिए होगा, पॉलिटिकल एफिलिएशन तब्दील करवाने के लिए होगा, नून लीग, JUI फेस में सबके लिए होगा। अगर एहतसाब होगा, फ्री एंड फेयर होगा, सबके लिए होगा, होता हुआ नजर आएगा। तो बेचारे ना घर के रहे ना घाट के रहे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली भाग भाग के तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए, कोई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चला गया, कोई नून लीग के साथ ज्वाइन कर गया, किसी ने जरदारी साहब की छतर छाया में पनाह ले ली, कोई फजल रहमान साहब की पास चला गया। वो जो तहरीक इंसाफ से निकले थे अपने एहतसाब और अपनी करप्शनों को बचाने के लिए जी, उनका क्या बनेगा? वो जो भाग भाग के प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे थे कि हमसे सवाल ना हो, हमसे पूछा ना जाए, क्योंकि वो भी 3.5 साल गुजरा रहे हैं तहरीक इंसाफ में, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ। उन्होंने भी काबीना में बैठ के दवाइयों की कीमतें बढ़ाई हैं, उन्होंने भी तोशाखाना के हवाले से जो है कानून साजियां करवाई हैं, उन्होंने भी अल कादर ट्रस्ट के हवाले से कॉन्सेंट दी है, उन्होंने भी 190 मिलियन पाउंड के ऊपर अपनी कॉन्सेंट काबीना में दी है। तो जब ये तमाम के तमाम अहबाब मौजूद थे, तो फिर आप मुझे बताइए वो ब्यूरोक्रेट, वो पॉलिटिशियन, वो मुशीर, वो वजीर, वो मामलीन खसूसी वो तहरीक इंसाफ के हों और जो छोड़ के दीगर सियासी जमातों में चले गए, फिर तो एहतसाब उनका भी होगा। तो सिर्फ चेयरमैन तहरीक इंसाफ का नहीं होगा, शाह महमूद कुरैशी का नहीं होगा, सबका होगा और होना चाहिए। देखिए अगर मुआशरों में डिटरनेंस नहीं होगी, करप्शन अगर किसी ने की है तो सामने आनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जनाब जो तानाजनी पीपल्स पार्टी कर रही है पिछले एक हफ्ते से, उसमें वो सबसे बड़ी चीज क्या कह रही है कि इदारों के पीछे मत छुपिए, 9 सितारे मत बनाइए। ये हम नहीं कह रहे, ये पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं। किनको कह रहे हैं? नून लीग वालों को कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है अगर एहतसाब होना है तो सबका होना चाहिए, और अगर उस एहतसाब के शफाफ अमल में नवाज शरीफ साहब इनोसेंट है तो बिल्कुल डिक्लेयर करना चाहिए इनोसेंट। बल्कि मैं समझता हूं अगर वो इनोसेंट हो तो नैब को उनको डैमेज लेना चाहिए कि जो उन्होंने उनकी साख को पहुंचाया, जो उनके वकार को पहुंचाया, नैब के ऊपर डैमेज क्लेम करना चाहिए, जरदारी साहब को करना चाहिए, तमाम पॉलिटिशियन को करना चाहिए। लेकिन जो इदारों के साथ से उन्होंने खदमात ली है, मैं सिर्फ आपके तवज्जुह से, मैं चेयरमैन नैब को, मैं आर्मी चीफ को, मैं चीफ जस्टिस को, मैं सियासी काबरीन को, सबको कहता हूँ शफाफ तहकीकात कीजिए, ब्यूरोक्रेट की भी कीजिए, उन ब्यूरोक्रेट की कीजिए जिन्होंने डुअल नेशनलिटियां ली हुई हैं और यहाँ से माल बनाते हैं, बाहर शिफ्ट करते हैं,
भाई के नाम पे, बेगम के नाम पे, बच्चों के नाम पे, कजन के नाम पे, फ्रंटमैन के नाम पे। ऐसा ना कीजिए कि एक अमल पॉलिटिशियन के लिए तो है, अगर रेंटल केस खुलना है तो रेंटल केस राजा साहब ने अकेले नहीं किया, उस वक्त के सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी तमाम मौजूद थे उसमें। जी तो सबको एक ही स्टिक से हांकिए ताकि पाकिस्तान की आवाम को पता लगे कि जिस शख्स ने भी इस मुल्क में करप्शन की है, छोटी या बड़ी, वो कटहरे में है और वो सजा उसको मिली है और वो अपनी सजा भुगत एहतसाब का अमल बिला तफरीक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे हुकूमती मिल्कियती इदारे खुद हुकूमत के लिए बड़े नुकसान का बाइस बन रहे हैं, ऐसा क्यों है, जिम्मेदार कौन है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की जानिब से बताया गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि सरकारी इदारों के 500 अरब के नुकसानात की तफसीलात सामने आई हैं और ये जो सरकारी इदारे हैं ये खिदमात फराहम करने में नाकाम रहे हैं। तो इसका सबब क्या है और इसका ज़िम्मेदार कौन है? इम्तियाज़ साहब क्या कहेंगे? देखिए, ये गुज़िश्ता मेरे ख्याल है 2.5 दहाइयों से तो हम सुनते आ रहे हैं, 20-25 साल से सुन रहे हैं कि जनाब PIA खसारे में, स्टील मिल खसारे में, जो सरकारी बड़े बड़े इदारे, रेलवे, सारी यानी जो सरकारी इदारे खसारे में। इसकी बुनियादी वजह जो मैं समझता हूँ, मेरा भी ताल्लुक़ कोई वो नहीं है, मैं भी एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी ज़िम्मेदार ब्यूरोक्रेसी तो अपनी जगह पर है, लेकिन वहाँ की यूनियन सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार है। वो बिला वजह के बहुत सारी उनकी डिमांड्स हैं, बिला वजह की सारी हैं। अब ये एक बात हो सकती है कि जनाब जो मुलाजमीन है उनके हुकूक के ख़िलाफ़ बात हो रही है, ऐसा नहीं है। देखें, मुलाजमीन है हज़ारों की तादाद में, ब्यूरोक्रेट्स हैं सैकड़ों की तादाद में। अगर ये हज़ारों फैसला कर लेंगे कि इदारे को सुधारना है तो सब हो जाएगा। आप कल एक काशिफ एक बात कह रहे थे कि जब अगर कोई आप किसी भी इदारे को बेहतर करने के लिए कोई इक़दामात करें, वहाँ पे एहतजाज शुरू हो जाता है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बजाय इसके कि उसके ऊपर एक पॉजिटिव डिबेट करें। तो हमारी जो यूनियन है, लेबर यूनियन है, इसका मैं समझता हूँ बहुत बड़ा, उनको बहुत अपना रिव्यू करना चाहिए सारी सूरत हाल को। हर काम एहतजाज, हर काम हड़तालों से नहीं होता, हर काम बंद करने से नहीं होता। काम बंद करेंगे, इदारा बंद होगा, आपकी मेडिकल फैसिलिटी बंद होगी, आपकी तनख्वाहों में कटौती होने लगेगी या ओवर टाइम बंद हो जाएगा। क्या ये शुमाइला हकीकत नहीं है कि लोगों ने अपनी फैमिलीज के हट के लोगों को अपनी बीवियां बनाकर, अपनी बेटियां, चलो बेटी में यानी किस किस रिश्तेदारी से क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं ली, क्या झूठे बिल नहीं बने। एक बड़ी तादाद ने ऐसा किया। तनख्वाहें वसूल करते हैं, तनख्वाहें वसूल होती है ना, मैं ये कह रहा हूँ। और ये भी सिर्फ शमशाद अख्तर साहिबा वज़ीर ख़जाना ज़रूर हैं, इससे पहले वो स्टेट बैंक में रही हैं, स्टेट बैंक की गवर्नर रही हैं, और स्टेट बैंक की गवर्नर से पहले वो मुख्तलिफ ओहदों पर थी, उनको सारी सूरत हाल पता है। तमाम जो ऑडिटर जनरल्स हैं उनकी सारे के वो किस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, कैसे मामलात आते हैं। तो कोई हमें गाइडलाइन दे कि आया PIA, रेलवे, स्टील मिल, देखें ये बड़े बड़े जो इदारे हैं ये आवाम को फैसिलिटेट करने वाले इदारे हैं, इनको बंद करने की बात होती है, इनको बेहतर करने की बात क्यों नहीं की जाती? उसकी वजह यह है कि रेलवे में एक आम आदमी सफ़र करता है, बसेस के और दूसरे ट्रांसपोर्ट के कितने किराए, और ये जो सरकारी एयरवेज होती हैं, जो सरकारी कंपनियां होती हैं लाइक PIA, उसमें करके उसमें एक अच्छी सर्विस हो तो आपको एक रीज़नेबल फेयर के साथ आपको सर्विसेज मिल सकती है जो अवामी मफाद के होते हैं। ये जो बिजली की हम ज़्यादा कीमत दे रहे हैं, पूरी दुनिया में इस तरह नहीं दी जाती, क्योंकि ये अवाम के लिए लाजिम व मलजूम है, इसको सब्सिडाइज किया जाता है, पूरी दुनिया में किया जाता है। ये खामा पता नहीं हमारे लोग किस तरह, ये IMF अगर वो बोल दिए जी ये लॉस है ये, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, कोई सी भी हो, बसेस हो, रेलवे हो, ये हमारे जहाज़ हो, हवाई जहाज़ हो, और ये इस तरह के हॉस्पिटल्स हो, जहाँ जहाँ पब्लिक बेनिफिट के जो इदारे होते हैं उनको सरकार रन करती है टैक्सेस के ज़रिए। आप वहाँ के जो अखराजात, तो आजकल खुद हाल बुरा है ना, नहीं हाल बुरा है, देखें इदारों का हाल तो बुरा नहीं होना चाहिए ना। इदारों के जो जिम्मेदारान हैं उनको चाहिए उनसे वो मांगे वो कि भाई, अब वो जो इससे पहले जो PTI की गवर्नमेंट थी तो हमने PIA के अंदर लाके एक एयर मार्शल को बिठाया था, नहीं बिठाया था, क्या हुआ? बड़े बड़े दावे किए थे, और हमारे वजीर हवाबाजी ने हवाबाजी करते हुए एक एयर एक्सीडेंट के ऊपर असेंबली में ऐसा बयान दे दिया था कि पूरी दुनिया से हमारे पायलटों को निकाल दिया गया था, और आपकी PIA ज़मीन पे बैठ गई थी।
ठीक तो है। ये भी तो हमारे जिम्मेदारों का कसूर है ना इसके अंदर। तो इदारों को, जो अवामी मफाद के इदारे हैं, उनको सब्सिडाइज तरीके से चलाने के लिए आप उसके लिए रूट्स बनाइए ठीक है। और जो यूनियनें हैं उनके साथ बैठ के पॉलिसी बनाइए। ठीक है काशिफ, इस पर आपका वैसे क्या ख्याल है? 10 मुनाफा बख्श और नुकसान में चलने वाले इदारों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है, कमेटी कायम की जाएगी जो कि कारकर्दगी का जायजा लेगी। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और क्या कुछ बेहतरी हो सकेगी इस इकदाम के बाद? देखिए शुमाइला, मैं इदारों के इन्हतात का जिम्मेदार सियासतदानों को समझता हूँ, तो इस बात से इत्तेफाक करें या ना करें। सिर्फ सियासतदान और- काशिफ, सिर्फ सियासतदान? नहीं, सिर्फ सियासतदान नहीं, सियासतदानों को इसलिए समझता हूँ कि जो वजीर होता है किसी वजारत का, वो ही जवाबदेह होता है, उसके साथ प्रिंसिपल ऑफिसर जो होता है वो सेक्रेटरी होता है। अब होता यह है कि सियासतदान पॉपुलर सेंटीमेंट के लिए या अपने हल्के के लोगों को नौकरी देने के लिए जब सेक्रेटरी से बात करता है तो सेक्रेटरी एक परफॉर्मेंस बना लेता है, एक इदारों में वैकेंसीज निकाल लेता है और कहता है जी ये हम 100 बंदा 50 बंदा भर्ती कर सकते हैं। और पता ये लगता है कि उस वजीर मौसूफ के हल्के के 25 बंदे गए, बाकी जनाब सेक्रेटरी का भाई बेटा भतीजा चाचा मामा ताया का कोई बच्चा वो शामिल हो गया, एडिशनल सेक्रेटरी का हो गया, डायरेक्टर का हो गया, सेक्शन ऑफिसर का हो गया। तो पता ये लगा कि नाम मुद्दा सारा सियासतदान पे आ गया और अकोमोडेट ब्यूरोक्रेट हो गए। अब जब आपने इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की, आपने देखा नहीं इदारों का बजट क्या है, इदारों के ऊपर हम ज्यादा बोझ तो नहीं डाल रहे, तो उसके बाद आपने शुरू कर दी, आपने भर्ती करने शुरू कर दिए। फिर जब आप उनके ऊपर कोई इदारा कहता है कि गलत भर्तियां हुई, कोई मामला गलत हुआ, किसी चीज में गलत इंसाइड हुई, तो वहां की यूनियन मैदान में आ जाती है, बेरोजगारी का अलमी आ जाता है। फिर सियासतदान बेचारा फंस जाता है कि भाई हम पॉपुलर सेंटीमेंट से अनपॉपुलर सेंटीमेंट की तरफ कैसे जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस वक्त भी इस पाकिस्तान में अगर किसी ने राइट बिल्कुल प्योर शफाफ तहकीकात की, आपको पता लगेगा कि टेस्टिंग सर्विस कंपनी का जो मामला यहाँ पे शुरू किया था ना, जिसके जरिए लोगों को कहा जी मेरिट पे भर्ती करेंगे, जो अरबों खरबों रुपए के स्कैंडल और करप्शन है उसमें हुई है, आप और हम हैरान हो जाएंगे। और वो किसी आम बंदे की नहीं है वो फंड, उसमें आपके सेनेटर्स मौजूद हैं, आपके बड़े बड़े सियासतदानों के रिलेटिव्स ने वो टेस्टिंग सर्विस कंपनी रजिस्टर कराई हुई है। ठीक है, अब मेरा मुद्दा ये है कि बजाय हम मेरिट का नाम ले रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग सर्विस वाले जो है उनकी मर्जी है, जिसको मर्जी चाहे वो नंबर पे ऊपर कर दे, किसको नीचे कर दे, कोई मॉनिटरिंग कर ही नहीं सकता। और हमने एक वजीर के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि जी हम वजीरिया टेस्ट जो है वो लोगों को रखेंगे। अच्छा, अब आप आ जाए पीआईए में, क्या पीआईए में अनजस्टिफाइड भर्तियां नहीं हुई यूनियन के जोर पे, सियासत के जोर पे, ब्यूरोक्रेटिक जोर पे? क्या रेलवे में नहीं हुई? क्या पीटीवी में नहीं हुई? क्या स्टील मिल में नहीं हुई? क्या दीगर इदारों में नहीं हुई? सो ये जो एंटिटीज थी, कॉर्पोरेशन थी, इनमें भर्तियां हुई और उनका नुकसान क्या हुआ? भर्तियां हो गई, तनख्वाहें, पर्क्स, प्रिविलेज शुरू हो गए, लेकिन एंड रिजल्ट ये है कि ग्रेजुएटी और पेंशन ये इदारों के ऊपर इतना बोझ बन गई कि तनख्वाह से ज्यादा बोझ तो पेंशन का है। अब आप पेंशन खत्म करने की तरफ या पेंशन की कोई और मॉडिफिकेशन निकालने की तरफ जाएंगे तो पूरे मुल्क की ट्रेड यूनियन एक इत्तेहाद बना के सरापा एहतजाज हो जाएंगी। बिल्कुल। सो मसला ये है कि हम इस्लाहात के आदी रहे ही नहीं, हम अपनी ख्वाहिश, अपनी जेब, अपने फायदे के आदी हो गए। जब इंसान अपनी जेब, अपनी ख्वाहिश, अपनी आसूदगी का आदी हो जाए तो उसको इससे परवाह नहीं होती कि उसके एक अमल से उसके इदारे को क्या नुकसान हो रहा है, उसके मुल्क को क्या नुकसान हो रहा है, उसके लोगों को क्या नुकसान हो रहा है। और शुमाइला, जुल्म की बात यह है कि यहाँ पे बड़े बड़े रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, ऑफिसरान, यूनिफॉर्म, विदाउट यूनिफॉर्म, यू नेम इट, बड़े बड़े रिटायर्ड लोग 60 साल की उम्र तक उन्होंने पर्क्स प्रिविलेज लिए, रिटायरमेंट के बाद किसी ना किसी जगह पे जनाब वो किसी ना किसी कॉर्पोरेशन को हेड कर रहे हैं, किसी ना किसी जगह पे वो नौकरी कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि वो रिटायर्ड लोग जो 60 साल तक नौकरी कर रहे हैं, उसके बावजूद वो कॉन्ट्रैक्ट पे दोबारा नौकरी हासिल कर रहे हैं, या ये मेरिट की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। जो शमशाद साहिबा है उनको चाहिए सबसे पहले कहे कि जिस जगह पे जो रिटायर्ड होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठा हुआ है सबको फारग करके घर भेज दें। ठीक है, अब ये तो ले रहे हैं, तनख्वाही भी ले रहे हैं, सही, पीछे से भी गाड़ी आ रही है, आगे भी गाड़ी अब जो कमेटी तश्कील दी जा रही है शायद वो इस मामले को भी देख लें। आखिर एक मिनट, आखिरी एक बात, ऐसे इस्लामाबाद में ब्यूरोक्रेट्स मौजूद है जिनको रिटायर हुए साल हो गए, वो आज भी सरकारी घरों में रिहाइश रखे हुए हैं।
उनसे कोई खाली नहीं करा सकता, क्योंकि वो 22वें ग्रेड के ब्यूरोक्रेट है। तो यही तो वजह है ना, फिर यही तो वजह है फिर हुकूमती इदारे जो हैं वो नुकसान में, और इतना बड़ा नुकसान है। मुनव्वर, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, ये गरीब मुल्कों के मसाइल होते हैं। पूरी दुनिया में आप देखें तो ये बिजली, गैस, ट्रांसपोर्ट, बस, रेलवे और एयरलाइन सर्विस के हेल्थ सेक्टर, ये सारे खसारे में होते हैं। और ये टैक्सेस के ज़रिए गवर्नमेंट अपने अवाम को वो फैसिलिटी कर देती है। यहाँ पे मसला कुछ और है। यहाँ पे चूँकि हमारे पास मसाइल ज़्यादा है और वसाइल कम है, तो इसकी वजह से हम हर इदारे की निजकारी करने की तरफ चल पड़ते ही। अब जो स्टेट लाइफ है वो पाकिस्तान का वो प्रॉफिट वाला इदारा है, लेकिन उसकी निजकारी करनी है क्योंकि ये स्टेट का काम नहीं है। EOBI उसको अब अबॉलिश करना है, क्योंकि अब हम जो प्राइवेट सेक्टर जो है वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर रहे कि अभी वो तनख्वाहें दे, वो बाद में वो पेंशन के मुताबिक जो है वो कुछ ना कुछ पैसे दे सके। EOBI ख़त्म, हॉस्पिटल को प्राइवेटाइज करना कि यहाँ पे सरकारी अस्पताल, वहाँ पे गरीब आदमी का इलाज हम अफोर्ड नहीं करते, हम दवाइयाँ नहीं पहुँचा सकते। PIA को इसलिए करना जी कि हम कम्पीट करने के काबिल नहीं रहे, लेकिन यही PIA किसी टाइम पे पूरी दुनिया में वो बेहतरीन सर्विस मानी जाती थी और प्रॉफिट में थी। अब वो PIA को चलाना हमारे बस का नहीं। एयरपोर्ट हमारे लिए एक मसला बने हुए कि हम उसको अपना अपग्रेड नहीं कर सके टाइम के ऊपर, और दुनिया के साथ हम मुकाबले में नहीं है, तो इसलिए एयरपोर्ट्स को भी अब प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। ये निजी कंपनी की शमूलियत के साथ उनको अपग्रेड करवाना है। स्टील मिल हम चला नहीं सके, एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल थी, किसी टाइम पे प्रॉफिट भी आता। प्राइवेट स्टील मिलें बढ़ती जा रही हैं और पाकिस्तान स्टील मिल वो चल नहीं पा रही, तो कोई ना कोई रीज़न तो है उसके पीछे। वो इसी तरह रेलवे, पूरी दुनिया की रेलवे खसारे में होती है लेकिन यहाँ पे हम वो उसके ऊपर निशान लगा के बैठे हैं कि रेलवे के जो मुख्तलिफ स्टेशन जो प्रॉफिट वाले थे वो हमने उसको प्राइवेट सेक्टर में दे दिए, ठेके पे दे दिए, और जो खसारे वाले थे वो उसको कोई ले नहीं रहा था, उसको हम चलाए जा रहे। पूरी दुनिया में वो इस बात की जो रेल के जरिए जो ट्रांजिट की उसको फोकस किया जाता है। हमने यहाँ पे वो जो प्राइवेट जो ट्रैवलर कंपनियां हैं उनको प्रमोट करने के लिए हमने रेल को उठने नहीं दिया, ना ही कम्पीट करने दिया। तो यहाँ पे इंतजामी खराबियां, बदनीति किसी न किसी लेवल पे ज़रूर रही है। थोड़ा बहुत कानून की बात भी होगी। अभी ये वापडा को निजकारी करनी है, सबसे ज़्यादा रगड़ा इस टाइम पे वापडा जो है वो आवाम को लगा रहा है। 60-70 रुपये पे यूनिट लेके चले गए। आधी दुनिया में बिजली वो फ्री है या बराए नाम कीमत पे। हमारे अपने हमसाया मुल्क में दिल्ली में बिजली हर कंज्यूमर के लिए फ्री है। यूरोप में इतनी नॉमिनल प्राइस है बिजली के यूनिट की कि हर गरीब आदमी वो हर टाइम पे उनके घरों के अंदर वो हीटिंग सिस्टम चल रहा होता है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे चूंकि मुफ्ते जो ज्यादा लगे हुए हैं, ना किसी पार्लियामेंटेरियन ने बिल देना, ना किसी सियासतदान ने बिल देना, ना किसी ब्यूरोक्रेट ने बिल देना, ना किसी सरकारी मुलाजिम ने बिल देना। जो वापडा वाले हैं उनके यूनिट्स फ्री लगे हुए हैं कि इतने रैंक वाइज वो इतने इतने यूनिट। इसी तरह गैस वालों का मामला है, पूरी दुनिया में ये सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जो बिल नहीं देते उसकी वजह से आम कंज्यूमर वो उसको नुकसान होता है, वो उसको इजाफी पैसे देने पड़ते। हमने यहाँ पे अफसोस की बात यही है, जो भी हुकूमत आती है वो ये देती है खसारा खसारा खसारा। वो जब वो महकमे जो प्राइवेटाइज करते हैं वो प्रॉफिट देना शुरू कर देते। तो यहाँ पे ये नहीं देखते कि जहाँ पे खराबी है उस खराबी को ठीक करके तो अदारों को कारआमद बनाया जाए, अवाम की वेलफेयर की। शायद यही हमारी इनफरादियत है कि हम दुनिया से ज़रा हटके चलते हैं। मैं तीनों का आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और बात वही है कि इदारों से करप्शन के खात्मे, इसके अलावा इंतज़ामी गफलत और लापरवाही समेत बहुत से ऐसे अहम मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारे इदारे जो हैं वो नुकसान में चल रहे हैं। अगर इनको ठीक कर लिया जाए तो ये नुकसान के बजाय हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।